बात है, दूर एक शहर में एक धनी आदमी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। तीनों में सबसे छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए सब लोग उसे ब्यूटी कहकर बुलाते थे। वो बहुत अच्छी और दयालु थी। उसकी बड़ी बहनें ना तो अच्छी थी, ना ही दयालु। सच तो ये है कि वो दोनों ब्यूटी से बिल्कुल विपरीत, स्वार्थी और घमंडी थीं। एक दिन उनका पिता बड़े दुखी मन से घर आया। जब लड़कियों ने पिता से उनकी उदासी का कारण पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, अब हम गरीब हो गए हैं, भाग्य ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब हमें आलीशान घर को छोड़कर देहात के किसी झोपड़े में रहना पड़ेगा। दोनों बड़ी बेटियां ये बात सुनते ही अपना आपा खो बैठीं। हम लोग गांव में जाकर कैसे रह पाएंगे पिताजी? उन दोनों ने कहा। मगर ब्यूटी ने कहा, मुझे तो जंगल, खेत खलिहान और फूलों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद उस धनी आदमी को गांव में एक बड़े से बगीचे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई और वो सब वहां रहने चले गए। पिता उस बगीचे में कड़ी मेहनत कर फल और सब्जियां उगाने लगा और उन्हें बेचकर आराम से जीवन गुजारने लगा। एक दिन व्यापार के सिलसिले में पिता को दूर गांव में जाना पड़ा, इसलिए उसने तीनों बेटियों को पास बुलाकर कहा कि वो अगले दिन ही वापस लौट आएगा। उसके बाद उसने एक एक बेटी से बारी बारी से एक बात पूछी। क्या ऐसा कोई सस्ता उपहार है जो मैं तुम्हारे लिए ला सकूं? सबसे बड़ी बेटी ने कहा, हाँ, मुझे हीरे चाहिए, मुझे मोती चाहिए। दूसरी बेटी बोली। मगर ब्यूटी ने कहा, पिताजी, मेरे लिए सफेद गुलाब के फूलों का गुच्छा लेते आइएगा। उसके बाद पिता घोड़े पर सवार होकर निकल गया। ब्यूटी ने दरवाजे तक आकर पिता को हाथ हिलाते हुए विदा किया। पिता अपने व्यापार का काम निपटाकर घर लौटने लगा। कुछ दूर आने के बाद काफी अंधेरा हो गया और वो अपनी राह भटक गया था। भटकते हुए वो घने जंगल में आ पहुंचा। अब तो उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे कुछ दूरी पर रोशनी की एक किरण दिखी और उसने घोड़ा उस तरफ बढ़ा लिया। जैसे तैसे वो रोशनी के नजदीक पहुंचा, वहाँ उसे पेड़ों के बीच में एक चौड़ा सा मार्ग दिखा। घोड़े पर सवार वो उस मार्ग पर चल दिया और तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने एक महल का द्वार देखा। महल का दरवाजा खुला हुआ था, मगर वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए वो व्यापारी अंदर चला गया। वो स्वागत कक्ष के दाहिने वाले कमरे में चला गया, जहाँ एक भट्टी में आग दहक रही थी। उसने देखा मेज पर एक आदमी का भोजन रखा हुआ है। वो बहुत थका हुआ और भूखा था, इसलिए उसने सोचा कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो वो ही ये स्वादिष्ट भोजन खा लेगा और उसके बाद घोड़े को अस्तबल में वो ले जाएगा। वो आराम से खाना खाने लगा। खाने के बाद उसे नींद आने लगी और हॉल को पार करने के बाद उसे एक सुंदर सा बेडरूम दिखा। वो बिस्तर पर लेट गया और सुबह तक के लिए गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसके कपड़े गायब थे, लेकिन एक कढ़ाई किया हुआ सूट कुर्सी पर रखा हुआ था। उसने नए कपड़े पहने और अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल की तरफ चल पड़ा। अस्तबल के रास्ते में सफेद गुलाब के फूलों का एक सुंदर सा बगीचा था। सफेद गुलाब के फूलों पर उसकी नजर पड़ते ही उसे ब्यूटी की इच्छा की याद आ गई और उसने अपनी छोटी बेटी ब्यूटी के लिए फूलों का एक गुच्छा बना लेने की सोची। वो गुलाब के फूलों की तरफ आगे बढ़ा। उसने एक ही गुलाब तोड़ा था जब उसने पीछे से एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनी और पीछे मुड़ते ही उसने एक विशाल सा राक्षस देखा। वो भयानक राक्षस ऊंची आवाज में बोला, एहसान फरामोश इंसान, तुमने किसका खाना खाया, किसके बिस्तर पर सोया और किसके कपड़े तुमने पहन रखे हैं? मेरे और मेरे एहसान का सिला तुम मेरी गुलाब चुरा कर दे रहे हो। तुम्हें मरना होगा। कृपया मुझे मत मारिए,
उसने विनती की। सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। राक्षस ने कहा, महीना खत्म होने से पहले तुम्हें फिर यहाँ आना होगा, लेकिन साथ में उसे लाना होगा जो घर जाते वक्त तुम्हें सबसे पहले मिलेगा। ब्यूटी के पिता के पास इस शर्त को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकला, वो राक्षस से किए गए वादे के बारे में सोचने लगा। उसे ये याद आने लगा कि घर से जाते वक्त कैसे ब्यूटी ने दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए उसे विदा किया था। एक भयानक विचार से वो सिहर उठा। क्या होगा अगर ब्यूटी मेरे रास्ते में सबसे पहले आई तो? यहाँ ब्यूटी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी अपने पिता के वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब उसने दूर घोड़े पर सवार एक आकृति को आते देखा तो वो कमरे से निकलकर बगीचे के मार्ग पर आ गई। हाँ, ये उसके पिता ही थे जो लौटकर घर आ रहे थे। मगर ब्यूटी अपने पिता के साथ हुई घटना से अनजान थी। वो काफी थके हुए और दुखी लग रहे थे। पिताजी, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? वो अपनी छोटी बेटी को गले लगाकर रोने लगे। जब वो झोपड़ी में पहुँचे तो पिता ने बेटी को राक्षस से किए हुए अपने वादे के बारे में बताया। लेकिन तुम मेरे साथ मत आना ब्यूटी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने कहा। मगर ब्यूटी ने जिद करते हुए कहा कि जब एक बार कोई वचन दे दिया जाता है तो उसे निभाना ही पड़ता है। आखिरकार उसका पिता इस बात पर राजी हो जाता है कि इस महीने के अंत में वो ब्यूटी को लेकर राक्षस के पास जाएगा। महीने का आखिरी दिन जल्दी ही आ गया और पिता और उसकी लाडली बेटी जंगल के लिए निकल पड़े। रात होते होते ब्यूटी और उसके पिता जंगल के उस महल में पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें मेज पर सजा हुआ 2 लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन मिलता है। जैसे ही वो खाने के लिए बैठते हैं, दरवाजे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो राक्षस की आवाज थी। राक्षस ब्यूटी के पिता की तरफ मुखातिब होकर पूछता है, क्या ये तुम्हारी वही बेटी है जिसके लिए तुमने सफेद गुलाब तोड़े थे? जी, पिता ने कहा। इसे दुखी नहीं होना चाहिए, राक्षस ने कहा। इस महल की सारी चीजें उसके इस्तेमाल के लिए हैं। उसका कमरा भी सजा दिया गया है। शुभ रात्रि। ब्यूटी ने जब कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि ऐसा सुंदर कमरा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। थकी होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह ब्यूटी और उसके पिता ने एक साथ नाश्ता किया और पिता ने बेटी से विदा ले लिया। जब घोड़े पर सवार पिता उसकी आंखों से ओझल हुए तो ब्यूटी अपने कमरे में लौट आई। एक दीवार पर एक आईना टंगा था और उसके नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, प्यारी ब्यूटी, अपने आंसू पोंछ लो। इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं। तुम बेफिक्र रहो। इस आईने में देखकर तुम जो भी इच्छा जाहिर करोगी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। इन शब्दों से ब्यूटी को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा अगर उससे यहाँ कोई भी दिक्कत हुई तो इस आईने के सामने अपने घर लौटने की इच्छा जताएगी। ब्यूटी का एक एक दिन एक एक साल सा गुजरता, जबकि राक्षस ने उसकी सुविधा की हर चीज मुहैया कराई थी। कभी वो किताबें पढ़ती और कभी चित्रकारी करती। किसी दिन वो बगीचे में खेलने निकल जाती और किसी दिन सुंदर सुंदर फूल इकट्ठा करने लगती। लेकिन हर शाम खाने के समय दरवाजे पर उसे एक ही आवाज सुनाई देती। एक गंभीर आवाज उससे पूछती, क्या मैं अंदर आऊं? और हर शाम सहमी हुई ब्यूटी जवाब देती, हाँ राक्षस जी। और वो आपस में बातें करते। राक्षस के आकार और आवाज से ब्यूटी हमेशा डरी रहती, मगर उसके शब्दों में इतनी मधुरता और दया थी
कि धीरे धीरे ब्यूटी का डर कम होने लगा। क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ ब्यूटी? एक शाम उस राक्षस ने पूछा। हाँ राक्षस जी। और मैं बेवकूफ भी हूँ ना? नहीं, बेवकूफ नहीं हो तुम। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी ब्यूटी? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम बड़े दयालु हो। तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी ब्यूटी? नहीं नहीं राक्षस जी। राक्षस उदास हो गया और ब्यूटी भी चिंतित हो गई। मैं किसी राक्षस से शादी नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। अगली सुबह ब्यूटी ने उस आईने में देखा। मुझे अपने प्यारे पिता का हालचाल जानना है, उसने कहा। और फिर आईने में उसके पिता की एक करुण तस्वीर दिखी। उसके पिता बिस्तर पर बीमार पड़े थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अपने पिता की तकलीफ और अकेलेपन के बारे में सोचकर वो सारा दिन बस रोती रही। फिर हर शाम की तरह राक्षस उससे मिलने आया। उसने देखा कि ब्यूटी बहुत दुखी है। क्या बात है ब्यूटी? उसने पूछा। ब्यूटी ने अपनी उदासी की वजह उसे बताई और अपने घर जाने के लिए छूट देने की विनती करने लगी। तुम चली जाओगी तो मेरा दिल टूट जाएगा ब्यूटी, राक्षस ने कहा। मगर मैं तुम्हें रोते हुए भी नहीं देख सकता, राक्षस ने आगे कहा। तुम कल तुम्हारे घर जा सकती हो। शुक्रिया राक्षस जी, ब्यूटी ने कहा। मगर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, 1 हफ्ते में मैं वापस आ जाऊंगी। राक्षस बहुत उलझन में था। उसे डर था कि अब वो ब्यूटी को हमेशा के लिए खो देगा। ये अंगूठी पहन लो, उदासी भरे लहजे में उसने कहा। अगर तुम वापस आना चाहोगी तो इस अंगूठी को निकाल कर अपने टेबल पर रख देना। और अब अलविदा मेरी ब्यूटी। उस रात ब्यूटी ने आईने में देखकर ये इच्छा जाहिर की कि वो कल सुबह अपने पिता की झोपड़ी में जगे। और ब्यूटी की इच्छा पूरी हो गई। उसकी अगली सुबह अपने पिता की झोपड़ी में ही हुई। जैसे ही पिता ने लाडली बेटी को देखा, उनकी तबीयत में सुधार आने लगी। ब्यूटी को पता ही नहीं चला कि 1 हफ्ता कैसे गुजर गया। हालांकि उसके पिता अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे, फिर भी ब्यूटी ने उन्हें अपनी निर्दयी बहनों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं समझा। मैं 1 हफ्ते और रुक जाती हूँ, ब्यूटी ने कहा। और ये सुनकर उसके पिता खुशी से मुस्कुरा उठे। अभी मुश्किल से 1-2 दिन ही बीते थे कि ब्यूटी ने एक सपना देखा कि राक्षस महल के बगीचे में सफेद गुलाब की झाड़ियों के पास घास में पड़ा हुआ दुख से बोल रहा है। ओह ब्यूटी, तुमने कहा था तुम लौट कर आओगी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। इस सपने ने ब्यूटी को जगा दिया। बेचारे राक्षस की हालत के बारे में सोचकर वो परेशान हो गई। उसने बिस्तर से उठकर उस जादुई अंगूठी को अपने टेबल पर रखा और फिर वो सो गई। जब वो सुबह जगी तो वो बीस्ट के महल वाले अपने कमरे में थी। ब्यूटी जानती थी कि शाम होने से पहले राक्षस उससे मिलने नहीं आएगा और आज का दिन था कि बीतने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार किसी तरह शाम हुई, मगर राक्षस नहीं आया। बेचारी ब्यूटी उदास हो गई। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। कहीं उसका सपना सच तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षस गुलाब की झाड़ियों में गिरा पड़ा हो? ब्यूटी रात के अंधेरे में महल के बगीचे की तरफ दौड़ पड़ी और भागते भागते गुलाब की झाड़ियों के पास पहुंची। वहां एक झाड़ी के बीचों बीच घास पर राक्षस पड़ा हुआ था। ब्यूटी उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ उसके सर पर रखा। जैसे ही ब्यूटी के हाथ का स्पर्श मिला, राक्षस ने अपनी आंखें खोली। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता ब्यूटी, राक्षस ने कहा। इसलिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ।
मैंने तुम्हें फिर से देख लिया है। अब मैं चैन से मर सकता हूँ। ओह राक्षस जी, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। ब्यूटी ने कहा, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा यकीन करो, तुम बहुत दयालु हो। जब ब्यूटी ने ये शब्द कहे तो उसने अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और वो रोने लगी। जब उसने फिर से सर उठाकर देखा तो राक्षस गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खूबसूरत सा राजकुमार खड़ा था और उसने खुद को आजाद कराने के लिए ब्यूटी का शुक्रिया अदा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्यूटी ने पूछा। ओह, मुझे मेरा राक्षस चाहिए, मेरा प्यारा राक्षस, और कोई नहीं। तब राजकुमार ने उसे समझाया। एक दुष्ट परी ने मुझे श्राप दिया कि मैं राक्षस बन के रहूंगा और साथ ही बेवकूफ और बदसूरत दिखूंगा। उसने उसे बताया। एक खूबसूरत लड़की जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी वही इस श्राप को तोड़ेगी, और तुम एक खूबसूरत लड़की हो ब्यूटी। राजकुमार ने पूरी बात बताई। फिर राजकुमार ने ब्यूटी को चूम लिया और उसे लेकर महल की ओर चल पड़ा। तभी एक अच्छी परी ब्यूटी के पिता को लेकर वहाँ प्रकट हो गई। ब्यूटी ने राजकुमार से विवाह कर लिया और अपने पिता और पति के साथ खुशी से जीवन गुजारने लगी।